नमस्कार जी, स्वागत करते हैं आपके द्वारा और आपके लिए बनाए गए इस चैनल पर। तो कैसे हैं सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ऐसे सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने, कक्षा 10 विज्ञान को पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को एकदम फुल एंड फाइनल तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास को एक बार सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए। क्लास को एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, उसके आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता क्या है। जैसे कि पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये कक्षा 10 के पहले चैप्टर विज्ञान में होता है, एक केमिस्ट्री में आता है। तो पहले चैप्टर में है कि जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ। जैसे रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का नाम है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, कैसे हम समझेंगे कि किसी के अंदर अभिक्रिया हो रही, कैसे चेंज हो जा रहा है। तो पहली बात तो जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग देखते होंगे किताब में दे दिया रहता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने से या दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से जो प्राप्त होता है, जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो तत्व यौगिक पर प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन इसको हम अपनी भाषा में मतलब कि ऐसे कैसे समझो, किताब तो मान लो परिभाषा है उसको याद कर लिए, लेकिन अपनी भाषा में इसको कैसे समझेंगे। तो जैसे कि मान लो देखिए, अब एक सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दे रहे हैं। जैसे ये इसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब इसको सिंपल तरीके से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हो गया मान लो, जैसे कि हम लोग क्या चाय बनाते हैं घर में, घर में चाय बनाते समय किस किस चीज का आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि घर में अगर हम लोग चाय बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और तीसरी बात हमारे पास नमक होना चाहिए, अदरक होना चाहिए, हल्दी होना चाहिए, और कई चीजें जैसे इलायची वगैरह और जो मिर्च वगैरह डालते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि जितने भी चीजें लगती हैं चाय बनाने में, वो क्या करेंगे, चाय वाले को सभी चीज क्या करेंगे, एक साथ रख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेगा, जब इन सभी चीजों को क्या, जितनी चीजें हैं यहाँ पे, इन सभी चीजों को जब क्या करेंगे, आपस में हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। जब इन सभी चीजों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाय बनती है। इन सभी चीजों को आपस में क्या करते हैं, भगोने में लेते हैं, किसी भी जिस पात्र में बनाया रहता है उसमें लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे भी इन सभी चीजों को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा चाय। ये क्या बन गया हमारे पास, चाय। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या करता है, क्रिया करता है। जैसे कि ये कोई पदार्थ दूध हो गया, पानी हो गया, तो दूध पानी जो होते हैं, और इसमें चाय पत्ती तो भूल ही गए थे, चाय पत्ती। तो ये सभी चीजें जब क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे तो एक पदार्थ रहता है, जैसे चाय पत्ती होगी, पानी होगी, सभी चीजें आपस में मिल घुल के क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, आपस में मिलेंगे, अब क्रिया करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या बनाएगा ये, लास्ट में क्या बना देगा ये हमारे पास, ये चाय यानी कि टी। तो इसकी परिभाषा को कैसे समझिए, क्या किताब वाले अब रटने की जरूरत है। हम लोग इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जैसे कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या करता है, क्रिया करता है, तो उससे क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा। क्या किताब वाले रटना ज्यादा जरूरी है कि ये ज्यादा जरूरी है। पहले समझने पे फोकस करेंगे, उसके बाद परिभाषा को रटेंगे। लेकिन परिभाषा को रटना नहीं है, यहाँ पे समझ जाओगे तो परिभाषा अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो क्या अब परिभाषा किताब वाली रटनी पड़ेगी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, या समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये तो विलयन की परिभाषा हो गई, जो कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो मिश्रण, जो यौगिक बनता है, जो पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे उसके अंदर जो क्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता,
ऐसे बताओ सीधे सिंपल भाषा में कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इसकी परिभाषा को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी परिभाषा हो जाएगी, परिभाषा जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या करता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है या क्रिया करता है, यहाँ पे लिख दो क्रिया करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो क्या, जैसे कि हमने बताया भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो रासायनिक अभिक्रिया सभी को समझ में आया, सभी को एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या ये रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गया, केमिकल रिएक्शन जो है क्लियर हुआ सभी का। सभी लोग एक बार कमेंट में बताएंगे कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया है यानी कि केमिकल रिएक्शन है वो सभी का क्लियर हुआ, एक बार सब लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कोई रहता है या इसको ही लिख लो, जैसे कि चाय पत्ती लिख लो प्लस दूध प्लस पानी, ऐसे करके ना कुछ भी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, लास्ट में चाय बन जाएगी। तो क्या इसके अंदर कुछ ना कुछ तो रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी ना, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा। ये सभी सारे पदार्थ जब आपस में मिले तब जाके क्या हुआ, तभी जाके क्या बनी, चाय बनी। मतलब कि कुछ ये आपस में क्रिया करे होंगे, मिले जुले होंगे, तभी तो चाय बनी। तो कहने का मतलब क्या है, इसको ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये तो मानो हम अपने सुविधा के लिए क्या ऐसे एग्जाम्पल लिए, मानो जैसे किताब वाला देखना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे किताब के लिए जैसे कि किताब वाले एग्जाम्पल देखना है तो जैसे रहता है ना कि जिंक कॉपर है कोई, उसके साथ जिंक सल्फेट मिला दिए, अब ये क्या करेगा, अब क्रिया करके कॉपर सल्फेट बनाएगा, अब क्रिया करके क्या कॉपर सल्फेट बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, अब सवाल आता है क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जो कॉपर है और ये जिंक है, जो जिंक होता है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, और जो ये कॉपर है, कॉपर सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, नीचे होता है, इसलिए क्या ये इसको भी स्थापित नहीं कर पाएगा, ये इसको हटा नहीं पाएगा। तो क्या वो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग दूसरी रिएक्शन को देख सकते हैं, दूसरी रिएक्शन ले लो उसकी जगह पे, जैसे कि H और OH, H प्लस और OH माइनस करके आपस में मिलकर क्या करते हैं, जल बना देते हैं। क्या करते हैं, आपस में मिल करके जल बना देते हैं। ये क्या हो जाए हमारे पास एग्जाम्पल। तो क्या इसके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे H मिला, हाइड्रोजन मिला और हाइड्रोक्सी आयन मिला, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन मिला, तो क्या वो आपस में कुछ ना कुछ क्रिया करके तभी तो ये जल बने होंगे, ये ऐसे ही बन गए होंगे, तो ये ऐसे नहीं बने होंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्रिया होंगे, कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच, तब जाके क्या बना, जल यानी कि पानी बना हमारे पास। उसके बाद हम लोग दूसरी हेडिंग देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो समझ लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होता है, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। फिर अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ लिए, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण देखेंगे हम लोग, इसको इरेज कर देंगे। अब रासायनिक समीकरण देखेंगे हम लोग क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, केमिकल रिएक्शन सबको क्लियर है। सभी लोग कमेंट में बताएं क्या ये समझ में आ गया कि नहीं। आज इस क्लास में पूरा निचोड़ निकलने वाला है किसका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि पहले चैप्टर को एकदम फुल एंड फाइनल तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा
जैसे कि रासायनिक, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ लिए। अब रासायनिक क्या पढ़ेंगे, समीकरण, रासायनिक समीकरण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बताया क्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता था, जैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर जो कुछ यौगिक बना देते थे। कोई जैसे कि चाय बना देते अभी ना हम लोग, कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करे थे, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो गई थी, तभी तो चाय बनी थी। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या अब देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण को देखने से पहले हम लोग समझेंगे, जैसे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे कि हम लोग क्या किए थे, रासायनिक अभिक्रिया किए थे, तो उसमें क्या चाय बनाने के लिए जो सामग्री लगी थी तो उसको लगाया था। तो इसमें यही बोला है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा प्रतीकों द्वारा क्या करना, लिखना या प्रदर्शित करना, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। मतलब कि एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखना, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। एक मतलब कि जैसे कि राम घर जाता है तो घर राम जाता है आगे पीछे लिखते हैं ना, तो उसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखना, मतलब कि क्या हो जाना एक तरीके से। यहाँ पे जैसे केमिकल इक्वेशन, उसको जो अभिक्रिया हुई है, जो क्रिया हुई है, वही क्या कर देना, चिन्हों एवं प्रतीकों द्वारा लिखना, मतलब कि उन्हें दर्शा देना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास किसी रासायनिक अभिक्रिया को, यहाँ पे जैसे इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों अथवा प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करना या लिखना, प्रदर्शित करना, इसको हम क्या कह सकते हैं, लिखना भी बोल सकते हैं, करना या क्या कहलाता है, प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये क्या हो जाएगी हमारे पास की डिफिनेशन, जैसे क्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसको क्या चिन्हों एवं प्रतीकों द्वारा क्या करना, प्रदर्शित करना, तो क्या कहलाएगा हमारे पास, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसको ही प्रदर्शित करना मतलब चिन्हों एवं प्रतीकों द्वारा लिखना या प्रदर्शित करना, एक ही बात हो गई। तो इसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण हमारा क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग चाय बनाए थे, तो आप क्या किए थे, तो चाय पत्ती दूध वगैरह करके ऐसे लिख दिए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे कि जिंक हो गया और H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, ऐसे अब क्रिया हुई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाके जिंक सल्फेट बना लेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, उड़ जाएगी। तो इसका क्या, पहली बात तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास जिंक धातु है, ये क्या है, जिंक धातु है, और ये क्या है, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल नाम जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सल्फ्यूरिक, और इसका नाम हो जाएगा जो यहाँ पे कंपाउंड यानी कि यौगिक बना है, जिंक सल्फेट, और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ये इतने से रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन सभी को समझ में आया? सभी लोग बताएंगे केमिकल इक्वेशन समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताइए। कमेंट आप लोगों को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या ये बातें क्लियर हो गई, रासायनिक समीकरण क्लियर हुआ, केमिकल इक्वेशन सभी का क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ा जाए सभी लोग, ठीक है ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखो, जैसे कि इसको क्या किए, इस सिस्टमैटिक तरीके से इसको क्या किए, ऐसे लिख लिए,
ये क्या किया हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिए, मतलब कि क्या इसे चिन्हों अथवा प्रतीकों द्वारा करके अपना प्रदर्शित करके लिख लिए, तो वही क्या कहलाएगा हमारे पास रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अब इसके बाद एक बेसिक बात समझना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले एक बेसिक बात को समझेंगे, इससे अच्छा तो इससे इरेज कर लिया जाए, वो सही से इरेज नहीं हो रहा था उससे। तो यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, अभी हमने बताया कि कुछ करने से पहले क्या है, एक बेसिक बातें क्या कर ली जाए, क्लियर कर ली जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि मान लो अभी हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल हम लोग लिए थे क्या, जिंक प्लस H2SO4। यहाँ पे क्या हुआ था, जिंक सल्फेट बना था प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी। तो इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये है, मतलब कि महत्वपूर्ण बिंदु ये है, बेसिक बात ये है कि जितना भी ये हमारे पास इधर इतना तीर के बाएं साइड वाला, तीर की जितना भी बाएं साइड वाला होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अभिकारक। इंग्लिश में इसको हम लोग बोल देंगे रिएक्टेंट, और इसको हम लोग बोल देंगे जो तीर के दाएं साइड रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। अब इसको देखो, जैसे कि हम लोग इसको एग्जाम्पल लेके समझे। अब जैसे मान लो किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया तो हम लोग उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में पढ़े थे। जैसे कि हम लोग चाय बनाए थे तो उसमें क्या लगा था, दूध लगा था, चाय पत्ती लगी थी, नमक लगा था, हल्दी लगा था, सभी चीजें जो इलायची लगी थी, जितनी भी चीजें चाय बनाने में लगती हैं, तो क्या हमारे इस साइड थी। और बाद में क्या हुआ था, बाद में चाय बनी थी इस साइड, तो चाय की क्या, चाय केवल अकेली बनी थी। तो वही क्या हुआ, हमारे पास जो चाय थी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। अब बात आती है, क्या उत्पाद एक ही होते हैं, नहीं, उत्पाद भी दो होते हैं। जैसे कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक मेन प्रोडक्ट हो गया, ये मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, और एक कोई हो जाएगा अदर प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट यानी कि अन्य उत्पाद, और यहाँ पे मुख्य उत्पाद। अब मुख्य उत्पाद और अन्य उत्पाद क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे कि हमने बताया कि उत्पाद दो प्रकार के होते हैं। पहले क्या, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो दाएं तीर के पहले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट इंग्लिश में, और जो तीर के दाएं साइड होते हैं अपक्रिया के बाद जो उत्पाद बनते हैं, जो तत्व जो यौगिक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। और प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। जैसे कि मेन प्रोडक्ट हो गया यानी कि मुख्य उत्पाद हो गया, और एक क्या होगा, अदर प्रोडक्ट यानी कि अन्य उत्पाद। तो अन्य उत्पाद किसको कहेंगे, मुख्य उत्पाद किसको कहेंगे। तो हम लोग सब देखिए समझिए, जैसे कि हम चाय बनाए थे ना, तो क्या केवल इतनी चीजें हम लोग डाले थे चाय बनाने के लिए, तो केवल चाय ही बना था। मेन क्या हो गया, जैसे जो हम चाय लोग पीने के लिए बनाए थे, तो चाय हमारा क्या होगा, मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो चाय के साथ जो गूंथ उठ के डालते थे, अदरक वगैरह जो बचा रहता है बाद में, चाय पत्ती सब कुछ मिक्सचर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अन्य प्रोडक्ट यानी कि अन्य उत्पाद, अदर प्रोडक्ट। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की होती है रासायनिक अपक्रियाएं। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई ना। एक बार सभी लोग क्लास को फिर से शेयर कर दो, संख्या कैसे घट रही है आप लोगों की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसको क्या बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अपक्रिया हमारे पास कितने प्रकार की होती है, कितनी होती है। तो कहने का मतलब ये है ना कि जैसे रासायनिक अपक्रिया हम लोग पढ़ लिए, रासायनिक समीकरण को पढ़ लिए, उसको दर्शाना सीख गए, तो अब पता भी होना चाहिए कि अब कितनी चीजों को पढ़ना है। क्या जो पहले चैप्टर में इतनी ढेर सारी चीजों को अगर हम लोग पढ़ लिए जो सिलेबस में है, जो सिलेबस नहीं है उसको तो बोर्ड परीक्षा के लिए फिर प्रॉब्लम पैदा कर देगी।
तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेन है, जितनी भी बोर्ड परीक्षा के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में हर साल क्या पूछी जाती है, तो उन्हीं सभी रिएक्शनों को क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे पहली रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, आप लोग नाम सुने हो जाएंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। पहली रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, और दूसरी हमारे पास हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया। दूसरी कौन हो गई, वियोजन अभिक्रिया। और तीसरी हमारे पास हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और चौथा हमारे पास हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर हम लोग पांचवें की बात करें तो कौन हो जाएगा हमारे पास, इसके बाद क्या कौन सा आएगा, विस्थापन या प्रतिस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी ये हमारे पास में। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारे पास द्विविस्थापन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास हो जाएगी छठवीं रिएक्शन, क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोल देते हैं, उपचयन। और सातवीं हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया। और इसके बाद जो हमारे पास बची कौन, लास्ट, यहाँ पे लास्ट जो सातवीं अभिक्रिया हो जाएगी हमारे पास, आठवीं, वो हो जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये हमारे पास आठवीं रिएक्शन हो जाएगी। मतलब कि हमें पहले चैप्टर में क्या, इतने अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने पढ़ने हैं, इतने पढ़ने हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जैसे पहला संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऊष्माक्षेपी, ऐसे करके विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, सभी चीज को बारी बारी से एकदम क्लियर करते हुए, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए, एकदम समझते हुए क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया को। संयोजन अभिक्रिया सभी लोग हेडिंग बनाएंगे, आगे क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी हेडिंग बना लीजिए, संयोजन अभिक्रिया। हम लोग हेडिंग बनाएंगे संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया समझिए पहले ध्यान से। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या किए थे ना, कि जोड़ जोड़ के, जैसे चाय बनाए थे तो बहुत सारी चीजें लिए थे चाय बनाने के लिए, दूध, पानी, चाय पत्ती, अदरक, सब कुछ डाल के क्या किए थे, चाय बनाए थे। तो क्या चाय, हमारे पास चाय बना था और इतनी सारी चीजें मिलाए थे, मतलब कि बहुत ढेर सारी चीजें मिलाए थे, और मिला हमको क्या था, एक चाय मिला था। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा जी इस रिएक्शन का, संयोजन अभिक्रिया का, कि जब अधिक अभिकारक, मतलब दो या दो से अभिकारक को मिलाने पे क्या, एक उत्पाद, केवल एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे संयोजन रिएक्शन, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश में बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अभी हमने क्या बताया, जैसे कि यहाँ पे चाय बनाते थे हम लोग, क्या, जैसे चाय बनाते थे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज ऐसे लेते थे, फिर जोड़ते थे यहाँ पे, फिर ऐसे, मतलब कि कई चीजों से मिलकर के क्या चाय बनी हुई थी। तो क्या हो जाएगा, कई चीजों से एक जो चाय बनी हुई थी, और यहाँ पे ढेर सारी चीज मिला है, बाद में हमको केवल एक चीज मिला,
मतलब कि बहुत सारी चीज अभी हमने बताया कि जो होती है किस तरह होता है अभिकारक, और इसको क्या बोलेंगे उत्पाद। तो इसको दो दो अब अभिकारक और उत्पाद नाम से क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। तो क्या इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि इसकी परिभाषा कैसे हो सकती है, परिभाषा समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। जो अगर ऐसे किसी को नहीं समझ में आएगा तो परिभाषा देखो समझ में आ गई। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं कि जब हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, ऐसे लिख लो, दो या दो से अधिक, दो से अधिक अभिकारक मिलकर आपस में जब मिलकर यहाँ पे हो जाएगा मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका, एकल उत्पाद। एकल उत्पाद का मतलब क्या हुआ, एक उत्पाद, मतलब कितनी ढेर सारी चीजें मिलाए थे, केवल बना था क्या, चाय, केवल एक चीज। तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ऐसे अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके उदाहरण को कैसे समझेंगे हम लोग, जैसे कि इसके उदाहरण को समझे। तो अभी हमने बताया कि इतनी सारी चीजें मिलाने, पूरा एग्जाम्पल देखो शुरू से लास्ट तक चाय पर ही बता देंगे। तो क्या, जैसे कि हमने अभी चाय बनाया, ठीक है, तो इस चाय बनाने में बहुत सारी चीजें लगी थी, बाद में चाय बना था। तो ऐसे क्या करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बुक का, जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले का दहन। तो यहाँ पे हम लोग जब कोयले का दहन कराएंगे, यानी कि कोयले को जलाएंगे, तो क्या होगी, कोयला क्या होता है, कोयला क्या होता है, सभी लोग एक बार कमेंट में बताइए कोयला क्या होता है। क्या होता है कोयला, सभी लोग बताएंगे एक बार कमेंट में। देखो कोयला क्या होता है, कार्बन होता है जी। किसी भी चीज को जब डला देते हैं, कार्बन को डला देते हैं, जब वो काला पड़ जाता है तो क्या कोयला नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे जिसके अंदर कार्बन होता है वही कोयला होता है। तो यहाँ पे कार्बन को क्या करेंगे, दहन करा देंगे। दहन का मतलब क्या होता है, O2 से जला देंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको ऐसे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब ये क्या करेगी, उड़ जाएगी कि हाँ आसमान, वातावरण में, वायुमंडल में वो क्या करेगी, उड़ जाएगी। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, जैसे कि अब इसको देख लिए, क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हुई। जैसे कि एक आख एग्जाम्पल और देख लो, ठीक है, अभी एक आख एग्जाम्पल और बता देते हैं। जैसे कि ये तो कोयले का हो गया, ठीक है। अब दूसरा लोग देखेंगे, दूसरा देखो, जैसे कि जल का निर्माण हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, जल का निर्माण। दूसरा एग्जाम्पल लिखो तुम लोग, जैसे कि जल का निर्माण। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा जल का निर्माण, ठीक है, जल का निर्माण। तो जल का निर्माण कैसे होता है, जल का निर्माण हमारे पास होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जब हाइड्रोजन गैस के आपस में मिलेगी फिर इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास H2O जाके बन जाएगी, यानी कि जल बन जाएगी। जल का निर्माण हमारे पास हो गया। तो क्या अब इधर देखो, क्या ये सही लग रहा है, अभी क्या ये सही लग रहा है। यहाँ पे देखो H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। इधर हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2, क्या इधर दोनों बराबर है, नहीं।
तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पे जब 2 लगाएंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 था, 2 ही हाइड्रोजन था, इसलिए यहाँ पे भी क्या किए, 2 को लगा दिए, यानी कि ये क्या होगा, अब हमारे पास हो जाए एक तरीके से संतुलित, यानी कि बैलेंस है। तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, पहले एक बार बता दें सभी लोग को क्लियर हुआ है? ये अब क्लियर, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अब क्लियर, सभी लोग क्लियर हो गई। इसके आगे बढ़े हम लोग, सभी लोग एक बार कमेंट में बताएंगे। एक सेकेंड देखते हैं आप लोग कमेंट को, सभी लोग बताओ कमेंट करके, क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? सब लोग समझ गए कि नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया, यानी कि दूसरी जो हमारे पास अभिक्रिया, दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पे, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारे क्या थे, अभिकारक थे, रिएक्टेंट थे, एक जुड़ करके क्या करते थे, एकल उत्पाद का निर्माण करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे क्या रहेंगे, बहुत सारे उत्पाद रहेंगे इसमें, और एक क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, यानी कि एक अभिकारक रहेगा। एक अभिकारक टूट करके बहुत सारे उत्पादों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ बहुत सारे उत्पाद हुआ करते थे, वहां एक जाके यहाँ बहुत सारे अभिकारक हुआ करते थे, वहां अभिक्रिया होने के पश्चात एक प्रोडक्ट हो तो बनता था, तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट रहेगा, एक अभिकारक रहेगा, और टूटने के बाद क्या हो जाएंगे, ढेर सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे, ढेर सारे उत्पाद हो जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें, इसको वो बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, अभिकर्मक यानी कि अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ऐसे लिख सकते, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या एकल अभिकर्मक, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है या बनाता, टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है क्या, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। तो परिभाषा सभी लोगों को समझ में आया, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी परिभाषा हो जाएगी वह अभिक्रिया जिसमें क्या, जिसमें एकल अभिकर्मक यानी कि एकल अभिकारक, एक अभिकारक टूट करके ढेर सारे प्रोडक्ट को यानी ढेर सारे उत्पादों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। इसकी एग्जाम्पल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट का वियोजन अभिक्रिया, जैसे कि फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे, जैसे कि FeSO4 हो गया फेरस सल्फेट। अब ये वियोजित होगा, यानी कि जब टूटेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ऐसे करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ ये सल्फर डाइऑक्साइड, और ये Fe2 यानी कि फेरस ऑक्साइड हो जाएगा ये हमारे पास। और ये क्या है, फेरस सल्फेट क्या क्या हुआ है, वियोजन हुआ है, मतलब कि पहले एक अभिकर्मक था यानी कि एक अभिकारक था, ये क्या हमारे पास क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है, और ये हमारे पास क्या है, उत्पाद। तो पहले कितना था, पहले हमारे पास ये क्या थे, बहुत, ये एक था, अब जाकर वियोजित हो गया, यानी कि टूट के क्या हो गया, ढेर सारे प्रोडक्टों यानी कि ढेर सारे उत्पादों में क्या हुआ, बट गया है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अभी बताया कि जल का बनना। अब जल का निर्माण, कुछ जल का टूटना भी तो हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जल है, अब जल का वियोजन होगा तो क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे OH माइनस, ये जल में टूट गया, या तो यहाँ पे 2H प्लस हो जाएगा, यहाँ OH माइनस, तो H2O होता है ना, ऐसे करके। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड का या कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया, सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट की देख लेते हैं हम लोग एक बार, वो छोटी अभिक्रिया है, कैल्शियम किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अब इसको, ये कैल्शियम जो कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया, ये कैसे होगी, कैल्शियम का कार्बोनेट की बड़ी बात शायद सूत्र का होती है, ये कैल्शियम हो जाएगा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है। तो अब ये टूट के क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट टूट के क्या बनेगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ये हमारे पास क्या था, पहली बार, पहले कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन ही हुआ, यानी कि ये टूटा, और ये क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया, मतलब कि एक से अधिक उत्पाद बना दिया, एकल अभिकर्मक एक से अधिक उत्पादों में क्या हुआ, टूट गया। ये हो जाएगा हमारे पास, इसका सभी लोग नाम लिख लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। सभी लोग बताएंगे, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को, सभी को इतनी बातें क्लियर, सब लोग एक बार कमेंट में बताएंगे, आगे बढ़ा जाए, इसके आगे भी बताया जाए। वियोजन अभिक्रिया सभी को समझ में आई, डीकंपोजिशन रिएक्शन सभी को समझ में आ गया, सभी लोग बताएंगे एक बार जल्दी से। सभी को हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग अगली रिएक्शन देखेंगे, जो वियोजन अभिक्रिया हमारे पास हो गई, क्या देखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। अब इधर देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, अगली रिएक्शन हमारे पास, अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सभी लोग एकदम जोश जुनून के साथ पढ़ाई करेंगे, ये नहीं कि एकदम ऐसे बैठे हैं एकदम मुरझुरा टाइप के, घर में जहाँ पे बैठो भाई पहले ही बोल दो, कोई काम नहीं करना है, 1 घंटे एकदम आराम से बैठ के पढ़ना है, ठीक है, उठना नहीं है जब तक क्लास खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, तीसरी रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, पहली बात, ऊष्मा का मतलब हो गया ऊर्जा हमारे पास, और छेपी का मतलब क्या होता है,
छेपी का मतलब कि उसको बाहर करती है, निष्कासित करती है, या बाहर करना या निकालना। क्या हो जाएगा हमारे पास, बाहर करना या निकालना। और अभिक्रिया का मतलब कि उसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन, चेंजेज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊष्मा का मतलब ऊर्जा, बाहर, छेपी का मतलब बाहर या निकालना। तो इसकी परिभाषा को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या ऊष्मा जो है क्या ऊर्जा के रूप में निकले, वह अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो जिसमें क्या जो ऊर्जा होती है वो किसमें निकले, ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा, जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकले या बाहर निकलती है या उत्सर्जित होती है, ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या सभी को डिफिनेशन याद हो गई है? सभी को डिफिनेशन याद हुई कि नहीं हुई? फिर से याद कराएं, फिर से बताएं। सभी को डिफिनेशन क्लियर हुई, मतलब परिभाषा सभी को समझ में आ गया। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का मतलब क्या, ऊष्मा का मतलब ऊर्जा, और छेपी का मतलब कि बाहर निकलना है। ऊष्मा क्या ऊर्जा के रूप में करके बाहर निकल गई तो वही क्या कहलाएगी हमारे पास ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा के रूप में क्या की बाहर निकल गई, ऊष्मा किसमें निकली, ऊर्जा के रूप में क्या करी बाहर निकल गई। तो इसको क्या कराएंगे, अब इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो तो सब समझ में आ गया, सब क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल इसका ऐसे हो सकता है जैसे कि मान लो यहाँ पे प्राकृतिक गैस का दहन, जो प्राकृतिक गैस हमारे पास होती है उसका दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, ये सब एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। सभी लोग किताब खोल के देखेंगे, आपकी किताब में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नीचे ये उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। सभी लोग किताब खोल के देखेंगे, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नीचे जस्ट जहाँ पे लिखी गई है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसके नीचे देखोगे प्राकृतिक गैस के दहन का एग्जाम्पल वहाँ पे मिल जाएगा। तो प्राकृतिक गैस हमारे पास क्या होती है, प्राकृतिक गैस हमारे पास होती है मेथेन। मेथेन का क्या करोगे, दहन कराओगे। दहन का मतलब ये होता है, मतलब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देना, अभिक्रिया करा देना। जैसे कि दहन एक तरीके से बोलते हैं ना कि दहन जला देते हैं, तो क्या होता है ऑक्सीजन रहेगा तभी ना जलेगा। देखो जहाँ पे अगर जैसे कि कोई मोमबत्ती उसको जला के रखो, उसके ऊपर गिलास रखो, जब तक उसमें हवा रहेगी तब तक जलेगा। उसके बाद जैसे उसमें क्या एयर समाप्त हुई, हवा समाप्त हुई, वो तो बुझ जाएगा। तो वही कहने का मतलब उसका दहन करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीजन जोड़ दे रहे हैं एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मिलकर क्या बनेगा, पहली बात तो ये हमारे पास बना देगा CO2, ये उसके बाद क्या बना लेगा यहाँ पे 2H2O, उसके बाद ऊर्जा, और 2H2 हम लोग इसलिए लिखे क्यों, यहाँ भी हो जाएगा क्या, यहाँ भी हो जाएगा 2O2, तभी संतुलित होगा। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, क्या होगा संतुलित हो गया, यानी कि बराबर हो गया दोनों तरफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर देखेंगे दोनों तरफ क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। सभी लोग यहाँ पे देखो CH4+O2, यानी कि मेथेन को ऑक्सीकरण कराएं, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं, उसका दहन कराएं, तो क्या बना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना और ऊर्जा निकली। मतलब कि जो ऊष्मा होती है वो क्या की ऊर्जा के रूप में बाहर निकल गई। यही है हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसी तरीके से क्या इसके आगे वाली अभिक्रिया जो ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी में क्या होता है, देखो जैसे कि ऊर्जा ये जो यहाँ हमारे पास यहाँ बाहर निकली है ऊष्माशोषी में, वही ऊर्जा क्या हमको ये पहले ही देना पड़ेगा, अभिक्रिया कराते समय ही क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगी वो, तभी रिएक्शन होगी, तभी अभिक्रिया होगी, तभी आगे प्रोसेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि हम अगला करना चाहें
हम लोग उष्माशोषी देखे, जैसे कि यहाँ पे उसके आगे उष्माशोषी। ये सभी को समझ में आया? क्लियर हो गया सबका? इरेज किया जाए, सभी लोग बताओ, इरेज किया जाए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नहीं पीछे स्किप करके वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे इसके आगे हो जाएगा। अब चौथी रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया। जो छेपी थी वो शोषी मतलब कि सोखने लगेगा। शोषी का मतलब क्या होता है? सोखना। अंदर क्या की सोखने लगेगी, तो क्या करेगी? अंदर सोखने लगेगी। उष्मा क्या? उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी एक तरीके से, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये क्या हो जाएगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब हमने अभी पहले बताया कि जो अभिक्रिया होती थी, जैसे कि उष्मा छेपी में क्या हुआ था कि रिएक्शन कोई क्रिया थी, प्राकृतिक गैस का हम लोग जब दहन कराएं, उसको जलाएं, तो क्या हुआ? उसमें उष्मा जो थी ऊर्जा के रूप में क्या की? बाहर निकल गई थी। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा? जो उष्मा शोषी होता है, इसमें अगर अभिक्रिया को कराना रहेगा, किसी का दहन वगैरह कुछ भी कराना रहेगा, तो क्या हमको पहले ही एनर्जी देनी पड़ेगी, पहले क्या ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या होगा? तब आगे बढ़ेगा। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में या जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण से उत्पाद बनते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसे लिख सकते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? लिखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उष्मा क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। ऊर्जा होगा जी, यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे उष्मा शोषी रहेगा, हम उष्माक्षेपी लिख दिए थे जी, हम लोग बता भी नहीं थे। यहाँ पे क्या कहते हैं? उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया। अभी हमने बताया कि जब उष्मा जब छेपी को पढ़ा रहे थे, तो हम बताया कि उष्मा छेपी इसमें ऊर्जा के रूप में बाहर निकल रही है। लेकिन क्या उष्मा शोषी में ऐसा होगा? नहीं। उष्मा शोषी क्या होगा? उसके जस्ट अपोजिट, जो ऊर्जा बाहर निकल रही थी वही ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया को कराने से, जब रासायनिक अभिक्रिया को कराएंगे तभी वही ऊर्जा हमको क्या करना पड़ेगा? वही ऊर्जा तभी देनी पड़ेगी, कराते वक्त ही क्या वही ऊर्जा को देनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, तब जाकर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा इसका H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास इस रिएक्शन होने के बाद? 2HI, H2I2 प्लस ऊर्जा, फिर 2HI। I2 का मतलब क्या हुआ? ये आयोडीन है, सॉरी आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये आयोडीन हो जाएगा, ये ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास। ये 2HI, 2HI का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये क्या हो जाएगा? ये अयौगिक बना दिया हमारे पास, मतलब कि ऊर्जा को अगर ना दिए होते, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि रिएक्शन हो रही है हो नहीं हो रही, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसमें उसमें ऊर्जा दे करके कराया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया होगी, और जो उष्मा छेपी अभिक्रिया थी उसमें ऊर्जा के रूप में क्या, उष्मा के रूप में बाहर निकल रही थी ऊर्जा, और उसमें ऊर्जा पहले ही दे दिया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया को कराते वक्त ही। तो यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल को लोग देख सकते हैं, जैसे ये पहले था हमारे पास, दूसरे को देख सकते हैं, जैसे N2 ले लिए और O2 ले लिए, और फिर इसको क्या किए? ऊर्जा दे दिए थोड़ा सा, ये क्या किए? ऊर्जा दे दिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2NO, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ये क्या बना लेगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बना लेगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या ऊर्जा देनी पड़ेगी तभी ये रिएक्शन होगी।
अगर ऊर्जा नहीं दिए तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये ऊष्माशोषी अपक्रिया है। अगर ऊष्माशोषी अपक्रिया है तो उसमें ऊर्जा का देना स्वाभाविक है। अगर ऊर्जा नहीं देंगे तो क्या वो रिएक्शन नहीं होगी। तो अब हम लोग अगला रिएक्शन, क्या ये ऊष्माशोषी सभी को समझ में आया? सभी लोगों को, सभी लोग बताएं, समझ में आया? सभी लोग बताओ, समझ में आया सभी लोग को? क्लियर सबको? चलो आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे चौथी रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी। चौथी रिएक्शन क्या थी जी? सभी लोग बताओ, चौथी रिएक्शन क्या थी? चौथी रिएक्शन क्या थी? तो यहाँ पे चौथी रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सभी लोग विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या होता है बता सकते? कमेंट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करो। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सभी लोग बताएंगे विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सभी लोग सही सही, इसका सही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि कोई कोई यौगिक है, क्या इस कोई यौगिक है वो क्या करेगा? कोई यौगिक रहेगा, फिर कोई तत्व रहेगा, अगर जो मजबूत तत्व रहेगा वही क्या करेगा? उसको विस्थापित करके उसके स्थान पर लग जाएगा। इसको ऐसे समझो, चलिए जैसे कि आपके पड़ोस में कोई अगल बगल देखो, अगल बगल समझो इसको, विस्थापन अभिक्रिया को एकदम अच्छे तरीके से। जैसे कि आपके बगल कोई हट्टा गाय बढ़िया तेज एकदम फुल बॉडी का कोई लड़का रहता है और आप पतले दुबले सन्नाटे से हैं, क्या उससे जीत पाएंगे? वो जैसे कि आप किसी के साथ बैठे भी रहेंगे, अगर दो लोग आप सामने बैठे हैं, वो चाहेगा जाएगा बढ़िया मोटा खट्टा खट्टा है खली के जैसे जाएगा, हट अबे हट ऐसे करके हटा देगा। तो क्या आपको हटना पड़ेगा? मतलब उस आपसे मजबूत है, जबरदस्ती हटाएगा, नहीं हटना चाहिए तब भी हटा देगा। तो वही कहने का मतलब है कि जब आपको क्या कोई मजबूत व्यक्ति क्या विस्थापित करके आपको आपकी जगह से हटा के उसकी आपके जगह को वो बैठ जाता है, तो क्या हो जाएगा? उसके साथ वो खुद बैठ जाता है, तो क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको ऐसे समझो, इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी, इसको हम बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को उसके यौगिक के अणु ना, ऐसे बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे इसकी परिभाषा ऐसे लिखो, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के, जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु, किसमें अणु को किसी एक इसके अणु के किसी एक परमाणु के अणु के किसी एक परमाणु के या समूह
के स्थान पर क्या करता है, स्थान पर समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु लग जाता है। क्या, समूह के स्थान पर क्या करता है, कोई दूसरा परमाणु लग जाता है तो क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पे विस्थापन रिएक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह लग जाता है विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अब देखो इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्लास को देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको परिभाषा नहीं समझ में आई होगी, जो हम समझाए वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन देखो सब कुछ कोई ऐसा होता है ना कि सब कुछ परिभाषा से नहीं क्लियर हो सकता। अब इसकी एग्जाम्पल को देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएंगे। जो अभी कहेंगे हाँ अभी समझ में आया, तो इसकी एग्जाम्पल को देखेंगे तब जाके ये बातें क्लियर हो जाएंगी। जिसको ये परिभाषा डेफिनेशन नहीं समझ में आई होगी तो एग्जाम्पल देखेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। वो समझ गए इसको भी, लेकिन वो सोच पा रहे कि क्या परमाणु, आयन, समूह ये सब क्या है, नहीं समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल को देखेंगे सब चीज क्लियर हो जाएगी, परिभाषा भी समझ में आ जाएगी, एग्जाम्पल तो समझ में आएगा ही। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल ही हो जाएगा हमारे पास। क्या एग्जाम्पल हमने क्या देखा यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं कि जिंक SO4 है, ठीक है, ZN है यानी कि जिंक है, और क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। क्या ले लेते हैं, ZnSO4 है और क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब इसको देखो क्या किया, अभी हमने बताया कि कोई मजबूत आदमी आएगा, जैसे बैठे हो कोई मजबूत आदमी आएगा, ये हट मेरे स्थान से, तो क्या करेगा, उसको हटा देगा तुरंत, हटो तुम्हारी जगह है क्या। अब कहेगा वो नहीं हटेंगे। कैसे नहीं हटोगे, हम हटा के रहेंगे, जबरदस्ती ढेल हटा दिया, ठेल ठाल के क्या कर लोगे। अरे भाई तुम छोटे से दुबले से पतले से हो, अब कोई बढ़िया आया जिम उम करके तुम हटा रहा है, तुम उसके सामने बोलोगे हट जाओ भैया, नहीं मारो देगा तो हो गए। तो अगर नहीं हटना चाहोगे तब भी वो क्या करेगा, जबरदस्ती हटा देगा। मतलब कि एक तरीके से क्या है, जिंक क्या है, कॉपर से मजबूत है, तो कहेगा हटो, तो क्या करेगा, हटा के इसकी जगह पे यहाँ पे लगेगा जिंक सल्फेट, कहेगा मैं इसके साथ बैठूंगा। तो कौन होता है भाई, कहेगा मैं इसके साथ बैठूंगा, तो कहेगा जिंक सल्फेट अब क्या करेगा, मेरे साथ रहेगा। अब तू जा अकेला, अब क्या तुम अकेले हो जाओ। कॉपर क्या हुआ बेचारा, अकेले हो गया, मुंह लटका के उदास बैठा हुआ है अकेले। तो यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया, नहीं आया, कौन कह रहा जी नहीं आया। अब कितना अच्छा एग्जाम्पल समझाया तुम लोगों को। देखो एक बार फिर से देखो, जैसे कि हमने क्या किया, जिंक लिया और क्या किया, कॉपर सल्फेट यौगिक लिया। उसके बाद क्या किया, हमने रिएक्शन कराई। रिएक्शन कराते वक्त क्या हुआ, जैसे रिएक्शन क्या है, हमने बताया था कि कोई मजबूत व्यक्ति है, कोई बढ़िया जिम उम करके आया है और तुम बढ़िया एकदम हड्डी हो गए हो, क्या एकदम कंकाल ही दिख रहे हो, ऐसे सीधा खड़े हो कंकाल ही दिख रहे हो, तो क्या होगा वहाँ पे, अगर बोलेगा वो तुम्हें अरे हट जाओ वहाँ से, तो हटना पड़ेगा। नहीं तो अगर नहीं हटेगा तो मार के हटाएगा, नहीं जबरदस्ती करके हटाएगा। अगर तुम नहीं हटना चाहोगे तब भी वो क्या करेगा, जबरदस्ती करके हटा ही देगा। तो ये क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट था, ये बोल रहा है मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, मैं अपनी जगह से नहीं जाऊंगा, मैं सल्फेट को छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिंक कहा तुझे हटना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे मजबूत हूँ। क्या कहा, जिंक कहा मैं तुमसे मजबूत हूँ, तुम्हें हटना ही पड़ेगा, नहीं हटोगे तो मार के निकाल देंगे उसके बगल से, हम बैठेंगे उसके बगल। तो क्या किया, इसको जबरदस्ती कॉपर को हटा दिया, कॉपर धातु अकेले बना लिया। इतनी बातें सबको क्लियर हुई। सभी लोग एक बार बताइए, सभी लोग एक बार बताओ, सभी लोग बताओ, ये सभी को समझ में आया। सभी लोग समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। तो अब आगे हम लोग अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं, किस पे,
द्विविस्थापन अभिक्रिया पे। किस पे पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया पे। पांचवी रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी रिएक्शन हमारे पास है, क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे पांचवी रिएक्शन हो जाएगी क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको हम लोग बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा, कोई साथी कमेंट करके बताएगा, इसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DOUBLE, डबल मेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन क्या, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर कोई मोटा दुबला आ जाए तो क्या करेंगे? जबरदस्ती करके अपने लड़ाई करेंगे और एक उसको जो मजबूत वाला रहेगा उसको कमजोर वाले को हटा के उसके स्थान पर लगेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई दो, वो भी मजबूत और ये भी, दोनों एक दूसरे के, जैसे दो लोग एक तरफ बैठे हुए हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे दो व्यक्ति एक तरफ बैठे हुए हैं और यहाँ दो व्यक्ति एक तरफ। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? जैसे दो व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति, अब यहाँ भी एक व्यक्ति खूब मजबूत है और यहाँ भी एक व्यक्ति खूब मजबूत है। अब बोला कि तुम हटो, तो क्यों हटे? वो भी बढ़िया शरीर से है, कहने का मतलब कि ना वो कमजोर है ना ये कमजोर है, एक दूसरे दोनों का टक्कर के हैं। तो क्या करेंगे? हटेंगे, सामने से हटेंगे। वो लोग सामने से नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? तो ये लोग क्या करेंगे भाई? आपस में आएंगे, पास में आएंगे, बात करेंगे, भाई तुम ऐसा करो, तुम मेरे स्थान पे चले जाओ और मैं तुम्हारे स्थान पे बैठ जाऊं। ऐसा हो सकता है, मतलब कि अदला बदली कर ले। या तो फिर ऐसे आप लोग घरों में देखते होंगे कि जैसे कि एक एग्जाम्पल सब समझ सकते हैं। जैसे कि कोई दो भाई हैं, क्या किए? दो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जैसे ही वो दो कुर्सी बैठे हुए, एक इधर एक इधर, जैसे ही पहला उठ के जैसे उधर गया, दूसरी जो कुर्सी बैठे उठ के आके जल्दी उसकी कुर्सी बैठ गया दौड़ के। और ऐसा होता है अक्सर। और जो उसकी कुर्सी खाली हो गई तो जल्दी से जाके वो बैठ गया। मतलब कि अदला बदली कर लिए। क्या किए? आपस में क्या कर लिए? अदला बदली कर लिए। तो ऐसे लिख सकते हैं, वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारकों को, ऐसे करके हम लोग अभिक्रिया को परिभाषा को लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी? वे अभिक्रियाएं जिनमें, परिभाषा यहाँ से हो जाएगी, ये अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का, किसका? आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं? कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। अब आयन का मतलब क्या हुआ? अभी तो हम आयन बता ही नहीं थे कि परिभाषा में आयन। तो आयनों का मतलब ये होता है, जैसे तुमने जल को तोड़कर बनाया था, जल को तोड़े तो फिर तो वियोजन क्रिया में H+ और OH-, तो ये कितने इसके, ये जो ये प्लस दिख रहा है ऊपर, ये क्या? ये आयन होता है एक तरीके से। ये क्या होता है हमारे पास? आयन। ये क्या है? आयन है। तो यही मतलब कि जैसे कि कोई यौगिक रहता है, कंपाउंड रहता है, यौगिक रहता है, उस दूसरे क्या होता है? अपने आयनों को क्या करते थे? अदली बदली कर लेते हैं या आदान प्रदान। एक दूसरे वो दूसरे का आयन ले लेगा, ये दूसरे का आयन ले लेगा, आदान प्रदान करके। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो हम लोग सभी चीजों को एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कैसे होगा।
तो अब इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, यहाँ पे ले लिया हम लोग Na2SO4 और दूसरा यौगिक हम लोग ले लेते हैं BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। अब इसको हम लोग कराएंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, कहेगा भाई तुम मेरे स्थान पे चले आओ, और ये कहेगा भाई तुम मेरे स्थान पे चले आओ। दोनों क्या करेंगे, अपने आयनों का अदला बदली कर लेंगे, मतलब कि आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, बेरियम सल्फेट के साथ चलाएगा और जो सोडियम है और इसके साथ चला जाएगा, किसके साथ, क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ डिसबैलेंस है, क्या है, कुछ डिसबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोडियम 2 ठो है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे क्लोरीन 2 ठो है और वहाँ पे एक ही है। तो क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा तो बस हो गया, काम खत्म। तो इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। ये क्या है, सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। सभी लोग इसका नाम लिखेंगे बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, बेरियम सल्फेट, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई सभी को, सभी लोगों को द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आई, सभी को क्लियर हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि आयनों का आदान प्रदान जिसमें होता था, आयनों की साझा होता था, सॉरी अदली बदली होती थी। कहीं समझ में आया। आधा चैप्टर लगभग हम लोग खत्म कर दिए हैं, आधा से ज्यादा ही। अब 2-4 रिएक्शन और बची हुई हैं, फिर संक्षारण है, विपरीत गणिता है, एक 2 पॉइंट है, और मेन जो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का जो प्रभाव होता रहता है, वही सब चीजें क्या हो इसमें दी गई हुई। तो सभी लोग जो बच्चे भाग रहे हैं सभी लोग आ जाए वापस से, ठीक है। क्लास अभी खत्म नहीं हुई, सभी साथी वापस से आ जाएंगे एक बार। जब मुश्किल से आधे घंटे की क्लास नहीं बची होगी। 2-4 रिएक्शन है यार, अब आधा पढ़ लिए तुम लोग, आधा जा रहे हो उसमें, तो क्या हो जाए। अब पहले चैप्टर अभी शुरुआत हुआ है, तो पहले क्लास में एकदम बवाल मचाना चाहिए कि तुम लोग भाग रहे हो जी। सभी लोग यहाँ पे फोकस। तो यहाँ पे इसके आगे हम लोग क्या, अपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पढ़ेंगे। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। किसको पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि उपचयन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब उपचयन या ऑक्सीकरण का क्या मतलब हुआ, अभी हमने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे जब प्राकृतिक गैस का दहन कर रहे थे, या तो जो प्राकृतिक गैस का दहन कर रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया गया था। जब कार्बन किससे, CH4 मीथेन की किससे कराया गया था, ऑक्सीजन से। यानी कि ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। मतलब अगर हवा मिलेगी तभी जाके कुछ ना कुछ तभी जलेगा, तभी जान होगा, तभी दहन होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। मतलब ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन बाहर निकले, उसको क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन बाहर निकले, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कह देंगे, उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या, ऐसी अभिक्रिया, परिभाषा हो जाएगी ऐसी अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन बाहर निकले, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को देखो कैसे समझेंगे हम लोग। अब एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल का मतलब अभी हमने बताया कि क्या उसमें कोई भी अभिक्रिया हो, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, बस क्या ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए। उसमें ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो हाइड्रोजन निकलता रहे या तो फिर ऑक्सीजन जुड़ता रहे। ऑक्सीजन जुड़ेगा तब पे भी ऑक्सीकरण होगा, उपचयन होगा। अगर हाइड्रोजन निकलता रहेगा तब पे भी ऑक्सीकरण होगा, यानी कि उपचयन होगा। तो इसकी एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं कि जैसे क्या कर रही है, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे मैग्नीशियम धातु लिए, ठीक है। अब मैग्नीशियम धातु को क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा। जैसे ही मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, MgO। क्या हो जाएगा, MgO बनेगा। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 लगा दो, और यहाँ पे भी 2 लगा दो, संतुलित करने के लिए, मतलब बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे दो अणु हो जाएंगे किसके, मैग्नीशियम के, और ऑक्सीजन के भी 2 अणु यहाँ इधर भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ये तो क्या बना देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है। अभी हमने बताया कि या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो फिर सॉरी वो तो ऑक्सीजन जुड़े या तो फिर हाइड्रोजन बाहर निकले। तो क्या देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े नहीं रहा है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा है, बार बार मुझसे हाइड्रोजन निकला है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा है। अभी Mg अकेला था, जैसे क्या किया इसके साथ जुड़ा, तो ये जाके क्या कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, बना लेगा, इससे जुड़ करके, यानी कि ऑक्सीकरण करके। इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर हो गई। सभी लोग बताएंगे एक बार, सभी लोगों को आगे बढ़ा जाए। इतनी बातें क्लियर, सभी लोग कमेंट करके बताओ यार तुम लोग। अब इसी का तो देखो, जैसे कि ऑक्सीकरण हमने पढ़ लिया, उपचयन पढ़ लिया। अब इसी का जस्ट अपोजिट, जितना एकदम जस्ट अपोजिट क्या है, अपचयन क्रिया है। जैसे इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, जस्ट अपोजिट, बाकी सब सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो उपचयन अपक्रिया को देख लो, सॉरी अपचयन अपक्रिया को देख लो इसके बाद। तो अपचयन अपक्रिया हमारे पास क्या होती है, तो यहाँ पे अपचयन अपक्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया, दूर भाग रहा था अपक्रिया किससे, अपचयन से, कह रहा नहीं होगा तेरे साथ अपक्रिया, तो क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या होगा, अभिक्रिया होगा, क्या, अपचयन। तो अभी हमने बताया कि जैसे उसमें ऑक्सीजन जुड़ता था, इसमें हाइड्रोजन निकलेगा, बस हो गया, सिंपल सी परिभाषा। ऐसे क्रिया अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन क्या हो, बाहर हो, और ऑक्सीजन बाहर निकले, क्या हो, बाहर निकले। ऐसी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन बाहर निकले, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा को क्लियर देखो, इसकी परिभाषा क्या होगी, हमने बताया कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का जस्ट उल्टा होता है क्या, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा ये हो गई। तो इस चीज के जहाँ पर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि हाइड्रोजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन निकले, तो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन क्या फॉलो करनी चाहिए, या तो ऑक्सीजन बाहर निकले या तो फिर हाइड्रोजन जुड़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड हो गया, इसके साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा। जैसे हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ, ये यहाँ पे क्या करेगा, जल बना लेगा और कॉपर को बाहर कर देगा। यहाँ पे क्या किया, जल बन गया है। और ये किस प्रकार से क्या हुआ, अपचयन हुआ। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन इससे अलग नहीं हुआ है। जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है, क्या ये कॉपर से अलग नहीं हुआ है। इसमें बोला गया कि या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो फिर ऑक्सीजन बाहर निकले। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसे कॉपर से हाइड्रोजन कॉपर से ऑक्सीजन दूर तो नहीं हुआ, दूर ही तो हुआ है ना, अलग तो हुआ है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से कॉपर अलग नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे कॉपर था और ऑक्सीजन था और ये H2 था, तो क्या कि ये इतना निकल गया, जल बना लिए और ये कॉपर को अकेले बच गया। यही चीज बता रहे हैं कब से। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, कॉपर से अलग हो गया। तो ये कंडीशन फॉलो कर गई, मतलब कि इतनी बातें ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या सभी को अपचयन अभिक्रिया समझ में आ गई। अपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, इसको इंग्लिश बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, OXIDATION, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब उसके आगे बढ़ो, ठीक है। देखो अब इसके आगे काम क्या था हमारे पास, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया देखो क्या होती है, जैसे कि होता नहीं रेडॉक्स अभिक्रिया, ये अपचयन जो हो गया और उपचयन दोनों मिला के, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों साथ में होने लगता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स बोलते हैं। जब दोनों साथ में हो बस होगी, बाकी कुछ नहीं है, एकदम इजी सा है। जैसे देखते ही क्या समझ में आ जाएगा, एकदम हलवा सवाल। अभी अगली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, अगली हेडिंग हमारे पास होगी रेडॉक्स अभिक्रिया। ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रेडॉक्स अभिक्रिया लगभग लास्ट है, 8वां, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको बोलते हैं रेडॉक्स, इंग्लिश में भी रेडॉक्स बोलते हैं, हिंदी में भी रेडॉक्स, दोनों मतलब रेडॉक्स और अभिक्रिया को रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन ये होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या हो, दोनों साथ में हो। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन दोनों साथ होती रहती हैं, वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। दोनों चीज क्या होना चाहिए, एक साथ, हाइड्रोजन या तो जुड़े या तो निकले, और या ऑक्सीजन या तो जुड़े या तो निकले, दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए, तभी जाके क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो या तो ऐसे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा से लिखो, जैसे जिन रासायनिक, लिखो सभी लोग लिखो, जिन रासायनिक अभिक्रिया में, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया क्या ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक साथ साथ होती। क्या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं साथ साथ
होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है? तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे, जल्दी से एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड और दूसरा हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, कॉपर और जल। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉपर और जल। तो और इसमें देखो जो ये कॉपर है ना, ये कॉपर क्या हो जाएगा, जो इससे अलग हो रहा है, ऑक्सीजन इससे अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयन होगा, ऑक्सीजन इससे अलग हो रहा है तो, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण। आवाज सही नहीं जा रही क्या? आवाज में कुछ प्रॉब्लम है क्या, आवाज प्रॉब्लम है क्या? देखो इधर एक बार सभी लोग, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या सभी को? देखो देखो जल्दी जल्दी। इतनी बातें क्लियर, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो ऑक्सीकरण क्या होता है दैनिक जीवन, जैसे हमारे जो हम लोग रह रहे हैं अपने वातावरण में, तो कुछ प्रभाव होता है ऑक्सीकरण का, कुछ प्रभाव पड़ता होगा, जो ऑक्सीजन इतनी सारी चीजें से जुड़ करके अलग अलग यौगिक बना रहे हैं, तो कुछ इसका भी तो प्रभाव पड़ता होगा। तो इसके बाद देखेंगे तो कि वो क्या होता है, जैसे कि अब देखो, अब यहाँ पे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का महत्व या प्रभाव। अब हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में, क्या दैनिक जीवन में पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रकार को, प्रभाव को, सॉरी प्रकार नहीं, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव के प्रभाव को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या होता है, जैसे कि संक्षारण नहीं हो जाता, लोहे में जंग लग जाता है, दूध फट उठ जाता है, तो सब क्या हुआ, ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक तरीके से क्या लिखो, पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, संक्षारण, संक्षारण हो गया जैसे हमारे पास, तो संक्षारण में क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे, जब कोई धातु क्या नमी आर्द्रता है, नमी एक ही होती है, नमी और अम्ल के संपर्क में आके क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, तो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, इसको संक्षारण हो जाता है। कैसे परिभाषा हो जाएगी, लिखो यहाँ पे परिभाषा, जब कोई धातु जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और नमी, इसको लिख सकते हो या तो फिर आर्द्रता, ठीक है, अम्ल और नमी के संपर्क में जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और नमी के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। अब देखो इसका मतलब क्या, कि जब कोई धातु क्या अपने आसपास के अम्ल, यानी कि जैसे कि कोई हो गए कि खट्टे पदार्थ हो गए, किससे अम्ल पड़ जाता है, तो कुछ
एक कोई हार्ड एसिड है किसी पे पड़ गया तो उसका थोड़ा पिघल उगल जाता है, एक तरीके जैसे तेजाब टाइप का होता है नहीं, H2SO4 किसी पे डाल देगा कोई शांत है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसी तरीके से इसमें बोला है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता, आर्द्रता यानी कि नमी, नमी या आर्द्रता दोनों बोल सकते हैं, नमी के संपर्क में आती है तो क्या करती है, यह संक्षारित हो जाती है। जैसे कि आप लोग देखें बरसात के दिनों में जैसे लोहा रहेगा तो वो भीगता रहेगा और वातावरण में खुला रहेगा, खुले वातावरण में रखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका संक्षारण हो जाएगा, यानी कि संचरित होने लगेगी धीरे धीरे, उसमें क्या होगा, जंग लग जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, चांदी की परत का हरा होना, सॉरी चांदी का काला होना, तांबे की परत का हरा होना, और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। जो इसमें देखो लगा रहता है ना, जो टॉपर में बड़े बड़े तार लगा रहता है 25,000 वोल्टेज, 55,000 वोल्टेज, ये समय क्या करता है, उस समय पहले से क्या उसमें पॉलिश लगी होती है जो सिल्वर का रहता है, तो वो क्या संक्षारित नहीं होता, बरसात वरसात का मौसम रहता है तब भी वो संक्षारित, कितना पानी गिरता रहता है तब भी वो संक्षारित नहीं होता है, वो एकदम वैसे जैसे रहता है पहले वैसे चमकता रहता है। तो उसके लिए उस संक्षारण के कुछ उपाय भी हैं, जैसे पेंट लगा देते हैं दरवाजा, जैसे दरवाजा कोई घर में खरीदे तो पेंट कर देते हैं, उसको पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगा करके उसको क्या कर सकते हैं, उसको बचाव भी कर सकते हैं। संक्षारण का रोकना है तो उसके बचाव भी क्या है, बहुत सारे हैं, उसको हम लोग क्या बचा भी सकते हैं उसकी विधि अपना करके। तो यहाँ पे अब इसके आगे क्या होता है, अब लास्ट हमारे पास, और इस चैप्टर की अंतिम और लास्ट यानी कि सबसे लास्ट हेडिंग क्या है, विकृत गणिता। मतलब जैसे हम लोग ठंडी के दिनों में देखते होंगे रोटी वगैरह रख देते हैं दबा के, तो उसमें क्या सफेद सफेद जालीनुमा संरचना हो जाती है एक तरीके से, और देखते होंगे जैसे जो ब्रेड होता है ब्रेड में भी लग जाता है, और दूध फट उठ जाता है गर्मी के दिनों में, तो क्या हो जाता है उसमें भी ऑक्सीजन के कारण ही होता है, ऑक्सीकरण के ही कारण होता है ये सब। तो यहाँ पे अब अगला हम लोग देखेंगे क्या, दूसरा नंबर देखेंगे विकृत गणिता। विकृत गणिता क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरी हेडिंग हमारे पास क्या थी, विकृत गणिता। अब हम लोग पढ़ेंगे विकृत गणिता को, यानी कि विकृत गणिता क्या होता है। विकृत गणिता में बताया कि जैसे ब्रेड वगैरह रहता है तो उसमें हो जाता है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, और जैसे कि विकृत गणिता से हम लोग बचाने से, विकृत गणिता जो होता है उससे बचाने से, जो हम लोग चिप्स कुरकुरे खाते हैं उसमें देखो गैस भरी रहती है ना, तो उसी के कारण ही भरी रहती है, नहीं तो उसका भी क्या हो जाएगा, फ्रंटसेंटेशन हो जाएगा, यानी कि सॉरी फ्रंटसेंटेशन नहीं, फ्रंटसेंटेशन मतलब किण्वन होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, विकृत गणिता हो जाएगी। इसको या तो फिर जैसे जो तेल वसा रहता है ना, उसके तेल वसा क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, अपशीकृत हो जाता है, तो इसलिए क्या वो विकृत गंधित हो जाता है, मतलब कि वो गंध, उसमें थोड़ा गंध आने लगती है, दूसरी स्मेल आने लगती है, तीखी तीखी स्वाद में तीखा हो जाता है थोड़ा, मतलब कि खराब हो जाता है, उसका विकृत गंधिता हो जाता है। तो तेल व वसा के अपचयित हो जाने पर उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे तेल व वसा के, तेल व वसा के अपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधित हो जाते हैं। गंधित हो जाते हैं क्या, तेल या वसा की क्या कर देते हैं, विकृत गंधित हो जाते हैं। तो जैसे कि इसको हम लोग देख सकते हैं क्या,
ये जो तेल वसा तो जैसे चिप्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें तेल में रहता है, कुछ मसाले वगैरह भी डाले जाते हैं। तो अगर उसको हम पन्नी में भर के ना कर रखें और उसमें गैस ना डालें तो क्या वो खराब नहीं हो जाएगा, उसको विकृत गंधता नहीं हो जाएगी, वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे इसकी एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि रोटी में सफेद परत का होना, सफेद परत आ जाना। और अब इस तरह देखो, जैसे कि विपरीत गणित ये सब होता है, ठीक है, इससे खराब हो जाते हैं जो हमारे घरेलू जो हम लोग खाते पीते रहते हैं, सब्जी चावल वगैरह, तो गर्मी के दिनों में खाए नहीं हो जाता, खराब नहीं हो जाता जी, महकने लगता है, जल्दी महक, तो उसको क्या हो जाता है, विपरीत गणित हो जाता है, यानी कि फ्रंसेंटेशन कहाँ से दिमाग पे आ रहा है, वो ऑक्सीकरण हो जाता है उसका। अब उपचयन हो जाता है, क्या उपचयन मतलब कि ऑक्सीजन उनके साथ जुड़ जाता है और सभी जो हम लोग खाते पीते हैं तो सब डुबा के चला जाता है, मतलब एकदम खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं बचा रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बचाव के भी कुछ उपाय हैं, जैसे रोटी सफेद हो जाती थी, अब इसके बचाव के कुछ उपाय, जैसे इसको बचाएंगे कैसे, अब इसको बचाव के भी कुछ उपाय है, जैसे कि हम लोग देखते हैं जो कुरकुरे चिप्स खाते हैं, टोर्नेडो खाते हैं, पंजाबी तड़का खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या देखो पैकेट फुली रहती है, जो 5 रुपए का मिलता है, तो पैकेट फुली रहती है, उसमें गैस भरा रहता है। वो गैस किस लिए भरा रहता है, विपरीत गंधता को बचाने के लिए। और वो गैस कौन सी गैस होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, क्या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स के पैकेटों में, कुरकुरे के पैकेटों में, पंजाबी तड़का पैकेटों में, सभी पैकेटों, मतलब जितने भी खाने के पदार्थ हैं जो मतलब जिसमें गैस भरा रहता है, सभी में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे वो क्या ना हो, जिससे वो विकृत गंधित ना हो, मतलब खराब ना हो। अगर खराब हो जाएगा तो खाने योग्य रहेगा नहीं। तो सभी चीजों को समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सभी चीज एकदम क्लियर हो गई होंगी। विकृत गंधीयता क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, और सभी जितने रिएक्शन है, जितनी अभिक्रियाएं हमने कराया, सभी चीजें आपको क्लियर हो गई, मतलब सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे तो सभी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों की। सभी लोग बताएं, एक बार कमेंट करके बताइए कि क्लियर हुई सभी चीजें। क्लियर हुआ सभी लोग का, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको सभी चीजें क्या समझ में आ गई होंगी, और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ाई करिए, नोट करिए। अब इसको रिवीजन भी करते रहिए, अगर रिवीजन नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या भूल जाएंगे। तो अगली क्लास में क्या, अगली क्लास में पहले जितनी चीजें भी पढ़ाई गई है पहले थोड़ा सा रिवीजन कराया जाएगा 10-15 मिनट के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा। पहले रिवीजन होगा, फिर क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सभी चीज समझ में आ गई होंगी, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, कहने की जरूरत ही क्या यार। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। सभी लोग को थैंक यू, सभी लोगों को थैंक यू, बाय बाय।